सुरेश की पहली पत्नी रत्ना के देहांत के बाद सुरेश ने पुष्पा से दूसरी शादी कर ली थी। सुरेश का बेटा राजू छोटा था, उसे संभालने के लिए एक माँ की जरूरत थी और सुरेश की माँ शांति को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने की वजह से वह ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। इसलिए परिवार को जोड़ने के लिए सुरेश ने पुष्पा से दूसरी शादी कर ली थी। तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो पता नहीं मेरा परिवार बिखर जाता। ये मेरा भी तो परिवार है। तुमने माँ और राजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं व्यक्त कर पाऊंगा। ये तो मेरा फर्ज था। सुरेश के ऑफिस जाते ही पुष्पा का रंग बदल जाता था। वो अपने सौतेले बेटे राजू से घर का सारा काम करवाती थी और उसे खरी खोटी भी सुनाती थी। क्यों रे, अभी तक सारे बर्तन क्यों नहीं धोए? इसके बाद कपड़े भी धोने हैं। माँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। यहाँ फालतू में बैठकर रोटियां तोड़ता है, एक काम नहीं होता तुझसे। जाकर तू भी डूब मर अपनी माँ की तरह। आप मेरी माँ को बीच में क्यों ला रही हैं? मैं सारा काम कर रहा हूँ ना। तेरी जबान कैंची की तरह चलने लगी है। रुक, आज तुझे बताती हूँ मैं। पुष्पा वहाँ पड़े डंडे से राजू को मारती है। राजू रोते हुए अपनी दादी के पास चला जाता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ दादी? पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब ये दूसरी माँ भी मुझे चैन से नहीं जीने देती। अरे मेरा बच्चा राजू, तू बिल्कुल मत रो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है। लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। आज मैं इसकी शिकायत सुरेश से करती हूँ। नहीं नहीं दादी, आप जानती है ना, ये सौतेली माँ बहुत शातिर है। पापा के सामने भोली भाली बन जाती है। पिछली बार जब आपने शिकायत की थी तो इसने आप पर गलत इल्जाम लगाकर आपको 2 दिन तक खाना नहीं दिया था। ऐसे ही राजू की जिंदगी कट रही थी। वह अपने पापा से सच्चाई नहीं बोल पाता था क्योंकि पुष्पा ने उसे अपने प्यार के जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। सुरेश पुष्पा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। एक दिन पुष्पा का अपना बेटा अमित पिज्जा खाने की जिद करने लगता है। मम्मी, आज मुझे पिज्जा खाना है। मैं ये रोज रोज पीली दाल और रोटी खाकर बोर हो गया हूँ। ठीक है मेरा लाडला बेटा, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा मंगवा देती हूँ। डिलीवरी बॉय पिज्जा घर पर देकर जाता है। राजू के मन में भी पिज्जा देखकर लालच आ जाता है। वह ललचाई नजरों से पिज्जा का डिब्बा देख रहा होता है। क्यों रे, मेरे बेटे के खाने को नजर लगा रहा है? नहीं, मैं तो बस देख रहा था। भाग यहाँ से। पुष्पा प्लेट में पिज्जा निकालने लगती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। वह फोन उठाने के लिए जाती है। तब तक अमित आकर सारा पिज्जा खा जाता है। गलती से मैं सारा पिज्जा खा गया। अगर मम्मी देखेगी तो मुझ पर गुस्सा करेगी। मैं बचा हुआ पिज्जा ले जाकर राजू के कमरे के पास गिरा देता हूँ तो सारा शक राजू के ऊपर जाएगा। और कुछ बचा पिज्जा राजू के कमरे के पास ले जाकर गिरा देता है। पुष्पा जब फोन पर बात कर वापस आती है और पिज्जा के डिब्बे में पिज्जा नहीं देखती तो गुस्से से लाल हो जाती है। यहाँ से सारा पिज्जा कहाँ चला गया? ये हो ना हो उस राजू का ही काम है। आज तो मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। पुष्पा गुस्से में राजू के कमरे तक जाती है। वहाँ पर पिज्जा का टुकड़ा गिरा देखकर गुस्से से लाल हो जाती है और राजू को मारने लगती है। क्या हुआ? मुझे क्यों मार रही हैं? लालची, तूने सारा पिज्जा खा लिया और अब भोला बन रहा है। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं तो छत पर कपड़े सुखाने गया था। मैंने वो पिज्जा नहीं खाया। फिर तेरे कमरे के बाहर पिज्जा का टुकड़ा कैसे गिरा हुआ है? अब से 2 दिन तक तेरा खाना पीना बंद। पुष्पा राजू को उसके कमरे में बंद कर देती है और उसे खाने पीने को भी कुछ नहीं देती। शाम को जब सुरेश घर पर आता है, मैं अपने दोनों बेटों के लिए खिलौना लाया हूँ, दोनों को यहाँ बुला दो। वो राजू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। इस बार की परीक्षा में थोड़े कम नंबर आए थे ना, इसलिए वो मन लगा कर पढ़ाई कर रहा है। आप ये दोनों खिलौने अमित को दे दो ताकि राजू को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो।
तुम राजू की पढ़ाई की कितनी चिंता करती हो। मुझे तुम पर गर्व है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। राजू का भूख प्यास से बुरा हाल हो जाता है। प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं घर के सारे काम करूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अरे करम जली, तुझे तेरे बेटे समान बच्चे पर दया नहीं आती? मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, नहीं तो तेरी खैर नहीं होती। अरे बुढ़िया, शांति से बैठ, वरना तेरा भी खाना पीना बंद कर दूंगी। 2 दिन से पहले ये कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा। अगले दिन पुष्पा सुबह से अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली जाती है। भूखे प्यासे राजू का बुरा हाल हो जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो प्यास के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। शाम को सुरेश घर आता है तो घर में किसी को नहीं पाकर राजू के कमरे के पास चला जाता है। अरे ये कमरा बाहर से बंद क्यों है? जरूर पुष्पा ने किया होगा ताकि राजू को पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो। कितना मेहनती है मेरा बेटा। घर पर कोई नहीं है, मैं और राजू साथ में जाकर बाहर डिनर करके आते हैं। सुरेश जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, राजू को बेहोश देख उसे फौरन अपनी गोद में उठा लेता है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। पानी पानी। सुरेश राजू को एक गिलास पानी पिलाता है। क्या हो गया मेरा बच्चा? मैं अभी तेरी माँ को बुलाता हूँ। माँ को नहीं। शांति सुरेश को सारी बात बताती है। सुरेश डॉक्टर को बुलाकर राजू का इलाज करवाता है। पुष्पा रात में पार्टी करके लौटती है। राजू को बीमार देख सुरेश के सामने पुष्पा नाटक करने लगती है। हाय रे मेरा बेटा! राजू, क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। दूर हो जा मेरे बेटे से। मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तू मेरे बेटे की माँ का दर्जा कभी नहीं ले सकती। तू राजू की दुश्मन बनी बैठी है और मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। चली जाओ मेरी जिंदगी से। ऐसा मत कहिए जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती। मैं आज से राजू को भी अपने बेटे की तरह ही प्यार करूंगी। मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ। अगली बार से कभी भी कोई गलती की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पुष्पा सुरेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी खातिर राजू को अपने सगे बेटे की तरह अपना लेती है और उससे भी अमित जैसे प्यार करने लगती है। ये कहानी है वेस्टर्न इन होटल्स की। वेस्टर्न इन होटल की एक ब्रांच मुंबई में भी खुली थी। इस ब्रांच का मैनेजर था दिलीप। दिलीप बहुत ही खड़ूस था। कथा, ये क्या, तुम आज भी 2 मिनट लेट हो? वो सब मेरी बस मिस हो गई थी। रोज रोज बहाने मत दिया करो। सर, पर मैं पहली बार लेट आई हूँ। अच्छा, अब तो इस बात पे भी अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट करोगी? नहीं सर, सॉरी सर। अब काम पर जाओ, कल से बी ऑन टाइम। ओके सर। कथा किचन में गई, जहाँ उसके फ्रेंड्स विक्रम और नैना उसका वेट कर रहे थे। कथा का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो दोनों समझ गए कि क्या माजरा होगा। इस मैनेजर का तो एक दिन मैं खून ही कर दूंगी। तू अकेली नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। हाँ, तुम लोगों को कल की बात पता है? कल मैं अपना रेगुलर बटर पनीर बना रहा था तो ये मैनेजर आया, तभी मैं नमक डाल रहा था। मुझे बोलता है आधा चम्मच नहीं 1 चम्मच नमक डालो, बटर पनीर सॉल्टी ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने मना किया तो बोला सीनियर्स की बात नहीं मानोगे, तो मैंने डाल दिया। फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं ये बटर पनीर लेकर गेस्ट के पास गई तो गेस्ट ने टेस्ट किया और चिल्लाने लगा, ऐसे कोई बटर पनीर बनाता है क्या? इतना नमक, खाना बनाना नहीं आता और इतना बड़ा होटल खोल लिया है। तब ये मैनेजर दौड़कर गेस्ट के पास गया। सॉरी सर, शायद हमारे शेफ से कोई मिस्टेक हो गई होगी। वो क्या है ना, वो अभी नया है। मेरी तो इतनी हट गई थी ना उस मैनेजर पर। सच में ये नया मैनेजर ना दिमाग का दर्द है। समझ नहीं आता ये अपने आप को क्या समझता है। इतना घमंड इसे किस बात का है? इसने फॉरेन से होटल मैनेजमेंट की डिग्री की है ना, शायद उसी का घमंड है। बकवास, होटल मैनेजमेंट किया है तो मुझे खाना बनाना क्यों सिखा रहा है? मेरा तो खाना बनाने का एक्सपीरियंस भी इसके पूरे करियर से बड़ा है। तभी बाहर से मैनेजर आवाज लगाता है, अरे नैना, कथा, कहाँ हो तुम लोग? ये कैसे टेबल सेट किया है?
राइट साइड नाइफ होनी चाहिए और लेफ्ट साइड स्पून्स। सब वो तो लेफ्टीज के लिए होता है। डोंट ट्राई टू टीच मी कथा, आई एम बेटर क्वालिफाइड। सॉरी सर। कथा, नैना और विक्रम तीनों इस नए मैनेजर से परेशान थे। इस मैनेजर को ना काम ठीक से आता था और ना ही अच्छे से बात करना। मैनेजर में गुरूर तो कूट कूट कर भरा था। वो जब देखो सभी एम्प्लॉइज की क्लास लिया करता था। उस रात होटल बंद होने के बाद नैना, कथा और विक्रम तीनों रास्ते पर चल रहे थे कि तभी बरसात शुरू हो गई। अरे यार, अब बारिश की ही कमी थी बस। तभी उनके बगल में एक बहुत ही पॉश कार आकर रुकी और उस कार वाले ने मिरर नीचे किया। आप लोग भीग जाओगे, आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? वो इतना सोचिए मत, वैसे भी बारिश तेज है, आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। तीनों कार के अंदर बैठ गए। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। काश सभी आपकी तरह ही सोचते। काफी परेशान लग रहे हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ खास नहीं सर, वही जो सबके साथ होता है, बॉस का घमंड। आप सब किसी होटल के वर्कर्स लगते हैं, तो क्या उस होटल का मालिक घमंडी है? नहीं सर, उनको तो हमने देखा तक नहीं, पर सुना है वो बहुत अच्छे हैं। हम तो अपने मैनेजर से परेशान हैं। वो मैनेजर फॉरेन से डिग्री लेकर आया है, पर उसे एक भी काम सही नहीं आता। हर काम हमसे गड़बड़ करवाता है, हमें डांटता है और वो भी गेस्ट के सामने। तो आप लोग उस मैनेजर की कंप्लेंट क्यों नहीं करते? सर हम छोटे एम्प्लॉइज हैं, हम भला किसी की क्या कंप्लेंट कर सकते हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर उस मैनेजर की वजह से आपके होटल का नाम खराब हो जाए तो आपको ठीक लगेगा क्या? नहीं सर, उससे तो अच्छा है कि हम मैनेजर से लड़ झगड़ कर ही सब कुछ ठीक कर लें। सर हमारा घर आ गया, सॉरी हमने आपको परेशान किया। डोंट बी सॉरी, आई होप कल से आपके काम में सब कुछ ठीक हो जाए। तीनों ने रघुवेंद्र को बाय कहा और वो गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। ये आदमी बहुत बड़ा आदमी होगा। हाँ, पर कितना ग्राउंड टू अर्थ है। उसे पता था कि हम नॉर्मल होटल के एम्प्लॉइज हैं, फिर भी हमें इतनी बड़ी गाड़ी में बैठाया। बिल्कुल भी घमंड नहीं था इस आदमी में, एकदम डाउन टू अर्थ। सब लोग हमारे मैनेजर की तरह थोड़ी होते हैं। तीनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह रोज की तरह सब जॉब पर पहुंचे। घमंडी मैनेजर ने सबको हमेशा की तरह डांटा और फिर होटल में गेस्ट आने लगे। लगभग 11 बजे वही बूढ़ा आदमी होटल में एंटर हुआ। नैना का ध्यान उस पर गया और वो उनसे बातें करने लगी। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। नैना हंसते हुए उनसे बात कर रही थी। मैनेजर ये देखकर जल रहा था। जब नैना किचन में गई तो मैनेजर उसके पीछे गया और उसे डांटने लगा। ऐसे गेस्ट के साथ इतनी देर बातें नहीं करनी चाहिए। मैनेजर डांट ही रहा था कि रघुवेंद्र जी वहाँ पहुँचे। सर ये किचन है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, गेस्ट आर नॉट अलाउड। आई नो, मैं कौन हूँ तुम जानते हो? नहीं सर। मैं रघुवेंद्र सेठिया हूँ, इस होटल का मालिक, एंड यू आर फायर्ड। सर पर मेरी गलती क्या है? पहली गलती ये है कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो और दूसरी गलती तुम घमंडी हो। जो मैनेजर अपने जूनियर्स की केयर नहीं कर सकता वो मेरे होटल में काम भी नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? नैना, कथा और विक्रम तीनों हैरान थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि वो अपने ही होटल के मालिक से मिल चुके थे। वो सब सर। तुम लोगों को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। शायद मेरी ही अच्छी किस्मत थी कि तुम लोग मुझे मिले और मुझे ये सब बता दिया। तुमने तो मेरे होटल को बचा लिया है। थैंक यू वेरी मच। रघुवेंद्र सेठिया वहाँ से चले गए। मैनेजर को अपने घमंड का भारी परिणाम चुकाना पड़ा। इसलिए कहते हैं घमंड इंसान को ले डूबता है।